अत्याचारी ननद और प्रेग्नेंट भाभी। पूरा घर शादी के रंग में रंगा हुआ था कि तभी फूलों से लदी गाड़ी चौखट पर आ रुकती है। लाल सुर्ख दुल्हन के जोड़े में सजी आंचल दहलीज पर आ खड़ी होती है। बहू, इस कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर गिराकर गृह प्रवेश कर। अरे जया, जल्दी से हम सबन के बहुरिया के रूप के दर्शन तो कराई दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है कि मोहल्ले की पड़ोस ने आंचल के रूप की सराहना करते हुए बोलती हैं। जया, तेरे तो भाग्य खुल गए जो तुझे चांद सी सुंदर बहू मिली है। खड़ी बात बोली जानकी जिज्जी। कहा लल्ला की सावली सुरतिया और कहा ई बहुरिया का चमकता दमकता दूधिया रंग। अपनी भाभी की तारीफ सुनकर उसकी खड़ूस ननद वेनिला जल भुनकर राख हो जाती है। अरे आप लोग तो ऐसे बखान कर रही हैं जैसे मानो आसमान से हूर की परी उतर आई हो। वेनिला का ऐसा रूखा बर्ताव देखकर झुमरी बीच में कूदते हुए कहती है, ई लो भैया, अब ही तो बहुरिया को आए दुई घड़ी भी नहीं हुई और ई वनीला पानीला जल कोकड़ी ननद के जैसन कड़वे बोल बच्चन शुरू कर दी। ये सुन वेनिला पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और जया बात संभालते हुए कहती है, बहू, तेरी ननद की नादानियों के लिए उसे माफ कर देना। जुबान की जरा सी कड़वी है। माँ जी, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। ननद भाभी के रिश्ते में खट्टी मीठी नोक-झोंक तो होती ही रहती है। वक्त तेजी से बढ़ता चला जाता है, लेकिन घमंडी वेनिला अपनी भाभी को खुद से कभी नहीं लगाती थी। वो कोई न कोई नुक्स निकाल कर उसे चार बातें सुनाया करती थी। रसोई घर से निकल रही आंचल को टोकते हुए जया कहती है, बहू, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बड़ी ढीली नजर आ रही हो। पता नहीं माँ जी, 2-4 दिनों से जी कच्चा सा हो रहा है, सर भी चकरा रहा है। ये सुनकर जया फूले नहीं समाती और कहती है, बधाई हो बहू, घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली हैं। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में आंचल को खूब उल्टियां शुरू हो जाती हैं, जिस कारण आज उसे खाना बनाने में देरी हो जाती है। जिसे देख घमंडी वेनिला ड्रामा मचाते हुए बोलती है, माँ, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। अरे क्यों कोहराम मचा रही है? पिछले आधे घंटे से मैं चाय की राह देख रही हूँ, पर यहाँ आकर देखा तो रसोई घर एकदम उदास पड़ा है। ये महारानी अभी पधार रही है। अरे आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर आज के लिए तुम खाना बना दोगी तो क्या हो जाएगा? देख लो माँ, आज तुम्हारे रहते ये भिखमंगों के घर से आई मेरी सो कॉल्ड भाभी मुझ पर दावन चलाने की कोशिश कर रही है। कल को अगर तुम ना रही तो ये मेरे संग नौकरानियों से बदतर बदसलूकी करेगी। वेनिला चालाक लोमड़ी की तरह नाटक करते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाती है। फिर जया आकर बोल पड़ती है, क्यों बहू, तेरे होते हुए मेरी बेटी क्यों काम करेगी? तुझे क्या मैं यहाँ आरती उतारने को लाई हूँ? अपनी नाटक की मंडली बंद कर और चुपचाप से रसोई तैयार कर। एक औरत होकर भी जया को अपनी बहू आंचल की तकलीफ नजर नहीं आती। ऐसे में आंचल के पास अपनी सास का दिया ऑर्डर पूरा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। सही कहती थी माँ, ससुराल सचमुच शासन का दूसरा नाम है। वो देर रात कामकाज निपटाकर थकी मंदी सोती है और फिर सास और ननद के खौफ के चलते पहली किरण के साथ उठ जाया करती थी। वक्त के साथ आंचल के गर्भावस्था के 5 महीने का चक्र पूरा होने के साथ उसका पेट उभरना शुरू हो जाता है। एक रोज आंचल कमरे में बैठी होती है तो उसकी अत्याचारी ननद उसे खिड़की से देखते हुए कहती है, अरे क्या बात है, आज इस भिखारन भाभी का सारा काम बड़े सवेरे निपट गया, तभी आराम फरमा रही है। अभी मजा चखाती हूँ। दिमाग में खुराफाती सोच लिए वो अपने कबर्ड से ढेर सारे कपड़ों की ढेरी उसके आगे पटकते हुए कहती है, चलो उठो महारानी, बहुत पलंग तोड़ लिया। ये मेरे सारे मैले कपड़े हैं, जल्दी से इन्हें धो। पर वेनिला, कल ही मैंने टब भरकर कपड़े धोए हैं, सारे तुम्हारे ही थे। तुमने आलस में डूबकर मेरे कपड़े धोए थे, तभी ये साफ नहीं। मुझे चमचमाते कपड़े पहनने की आदत है। इतना तो अब मैं भी समझ रही हूँ कि तुम जानबूझकर मेरा काम बढ़ा रही हो। इस हालत में मुझ पर इतना अत्याचार क्यों? ये सुन वेनिला घमंड से भौएं ऊंची करते हुए नाक सिकोड़ कर जोर शोर से चिल्लाकर कहती है, माँ, जल्दी आओ, गजब हो गया। क्या हुआ? इतना शोर कैसा हो रहा है? मैंने सिर्फ भाभी से एक आध कपड़े धोने के लिए क्या कह दिया? ये मुझ पर लांछन लगा रही है कि मैंने इनके प्रेगनेंसी में जानबूझकर इन पर अत्याचार कर रही हूँ। अरे ननद जी, झूठ क्यों बोल रही हो? अच्छा, तो अब मेरी बेटी झूठी हो गई? सत्यवादी की औलाद तो तू ही है। एक बार फिर जया बहू बेटी में भेदभाव करके अपनी गर्भवती बहू को कड़वी बातें सुनाकर चल देती है। देखा, मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ा। एक बात याद रखना, ससुराल में सिर्फ बहू पर दामन चलाना शोभा देता है। दोबारा मुझे जवाब देने की सोची भी तो माँ से कहकर तुम्हारा जुलूस निकलवा दूंगी। देहातन कहीं। लगातार ननद के अत्याचार सहते हुए आंचल के सब्र का बांध टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है,
गलती ना होते हुए भी क्यों हमेशा बहू पर दोष लगाया जाता है? जब मेरी ननद मुझ पर अत्याचार करती है तो ननद की नादानियां कहकर उसकी भारी गलतियों को कितनी आसानी से टाल दिया जाता है। वक्त बीतने के साथ आंचल गर्भावस्था के 9वें महीने में कदम रखती है, तभी बरसात की फुहार पड़ती है। माँ देखो ना, मौसम कितना सुहाना हो रहा है। ऐसे में पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मेरी बेटी को कुछ खाने का मन करे, वो बने नहीं। अरे आंचल बहू, ओ आंचल बहू। आवाज सुनकर आंचल अपने कमर पर हाथ रखकर आहिस्ता कदम बढ़ाते हॉल में आती है। माँ जी आपने बुलाया? हाँ, मेरी लाडो को पकोड़े खाने का मन है, फटाफट से बना ला। आंचल रसोई घर में जाकर पकौड़े तलती है कि उसे हल्का दर्द शुरू हो जाता है। दर्द के मारे कमर फटी जा रही है। फिर वो पकौड़े से भरी प्लेट लेकर बाहर आती है कि अचानक उसकी निगाह हॉल में टंगे पंखे पर पड़ती है। ये पंखा तो वेनिला पर गिरने वाला है, क्या करूं? आंचल दौड़कर अपनी ननद को दूर धकेल देती है, तभी उसका पांव तेजी से जमीन पर फिसल जाता है और वो दर्द से कराहते हुए कहती है, माँ मेरा बच्चा! ईश्वर, ये क्या हो गया? दोनों उसे अस्पताल ले आती हैं, जहां डॉक्टर आंचल का चेकअप करके कहता है, देखिए पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बच्चे की नब्ज नहीं चल रही। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, प्लीज मेरी भाभी को बचा लीजिए, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी भगवान के हाथ में है। वेनिला बीती बातों को याद करते हुए पछतावा जाहिर करके कहती है, भगवान, आज पहली बार मैं तेरे आगे हाथ फैलाकर अपनी भाभी की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ, उन्हें बचा ले। थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आते ही डॉक्टर बाहर आकर कहता है, अरे बधाई हो, जच्चा और बच्चा दोनों एकदम ठीक हैं। वेनिला दौड़ती हुई अंदर आती है। भाभी मैं बहुत बुरी हूँ, पहले दिन से ही मैंने आप पर कितने अत्याचार किए, फिर भी आपने मुन्ने और अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। भले मैं एक अच्छी ननद ना बन सकी, लेकिन एक अच्छी बुआ बनकर रहूंगी। मेरी प्यारी ननद, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए यही काफी है। बीती बातों पर मिट्टी डालकर एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरह कल तक की घमंडी ननद को उसकी भाभी का प्यार भरा स्वभाव उसे बदल कर रख देता है, जिसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई रोबोट मुर्गी रिक्शा। जीतू एक छोटे से शहर में रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। आओ आओ, मेरे रिक्शे में बैठो और जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंचो। अरे भाई, मुझे स्टेशन तक जाना है, कितना पैसा लोगे? 50 रुपए बनते हैं वहाँ तक के। अच्छा चलो जल्दी, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। जीतू उस आदमी को स्टेशन पर छोड़ देता है, लेकिन वो आदमी उसे 50 की जगह सिर्फ 40 रुपए ही देता है। जीतू के बोलने पर वो आदमी उसे डांट कर चला जाता है। यही अगर कैब से आते तो उसे मन मांगे पैसे देते, लेकिन हम गरीब को देने के लिए ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। बेचारा जीतू फिर से सवारी को बुलाने के लिए आवाज लगाने लगता है और ऐसे ही शाम हो जाती है और जीतू घर जाता है। उसे देखकर उसकी बीवी भावना बोलती है, आ गए जी आप। सोनू आपका इंतजार करते करते सो गया। सुबह आपने बोला था कि आज आप उसके लिए गाजर का हलवा लाएंगे। कैसा गाजर का हलवा? सोनू की माँ, यहाँ तो एक एक पैसा इतनी मुश्किल से कमा कर लाया हूँ। क्या करे जी, समझ नहीं आता। ऐसे गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा। आगे आगे चीकू बड़ा होगा तो खर्चे और बढ़ेंगे। देखते हैं क्या होगा। अब तुम मुझे कुछ खाने को दो और मुझे आराम करने दो। पूरे दिन रिक्शा चला चला कर पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह चीकू उठकर बोलता है, माँ माँ, मेरा गाजर का हलवा किधर है? जल्दी से दो मेरा गाजर का हलवा। बेटा, गाजर का हलवा तो नहीं है, आज तुम्हारे पापा जरूर गाजर का हलवा लाएंगे। रहने दो, मुझे कोई गाजर का हलवा नहीं चाहिए। आप दोनों रोज ऐसे ही करते हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाते। और चीकू रोते हुए घर से बाहर चला जाता है। आज आते हुए हलवा जरूर लाना, बेचारा कितना उदास हो गया है। जीतू अपने काम पर निकल जाता है और वही चीकू नाराज होकर बाहर बैठकर सोचने लगता है, पापा मम्मी मुझे कुछ नहीं दिलाते, इससे अच्छा तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, मुझे नहीं रहना इनके साथ। और ऐसे ही गुस्से में चीकू जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में बहुत दूर पहुँच जाता है। बहुत भूख लगी है, गला भी प्यास से सूख रहा है, क्या करूं, कहां से खाना खाऊं? तभी उसे पास में कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है।
चीकू पास जाकर देखता है। अरे ये इतने सारे कुत्ते किसे देखकर भौंक रहे हैं? ये तो मुर्गी के जैसी दिख रही है। तभी चीकू कुत्तों को डंडे से डराकर भगा देता है। हटो, भागो यहाँ से, हटो हटो। डंडा देखकर कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। चीकू उस मुर्गी के पास जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन तुम कौन हो? तुम तो एकदम रोबोट मुर्गी के जैसी दिखती हो, और यहाँ क्या कर रही हो? मैं दूसरे ग्रह से आई हूँ। हम कुछ लोग मिलकर यहाँ घूमने आई थी, लेकिन मैं जंगल में रास्ता भटक गई और उन लोगों को कोई देख ना ले, इसलिए वो यहाँ से चली गई। लेकिन मुझे यहाँ बहुत खतरा है, तुम मेरी मदद कर दो। मुझे अपने घर लेकर चलो। जब मेरे ग्रह के लोग मुझे लेने आएंगे, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। लेकिन मैं तो खुद अपना घर छोड़कर आया हूँ, तुम्हें अपने घर कैसे लेकर जा सकता हूँ? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपना घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखो, आज घर ना होने की वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। अगर आज तुम नहीं आते तो मुझे ये सब खा जाते। हाँ रोबोट मुर्गी, तुम बिल्कुल सही कहती हो। मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। चलो हम घर चलते हैं, लेकिन तुम वहाँ जाकर बोलना मत, वरना मेरी माँ मुझे बहुत डांटेंगी और तुम्हें घर में नहीं रहने देंगी। रोबोट मुर्गी चीकू की बात मानकर उसके घर आ जाती है। चीकू, कितनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ चले गए थे? और ये क्या है तुम्हारे पास? माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था और ये मेरे दोस्त ने मुझे दिया है। ये पुराना हो गया था तो उसने मुझे दे दिया। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, ले अब खाना खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। हाँ माँ, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी दो खाना। भूख तो मुझे भी लगी है। हाँ हाँ, दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। और भावना चीकू को खाना डालकर दे देती है। ये लो रोबोट मुर्गी, ये रोटी खा लो। अरे ये क्या है? मैं ये नहीं खाती। अच्छा तो लो ये सब्जी खा लो। अरे ये तुम मुझे क्या खाना दे रहे हो? ये सब मैं नहीं खाती। अच्छा, तुम्हारे यहाँ सब्जी रोटी नहीं खाते तो फिर क्या खाते हैं? हम तो डाटा से चलती हैं। ये तो मेरे पास नहीं है, तो अब मैं तुम्हें डेटा कहाँ से ला कर दूँ? तुम मुझे किसी भी डेटा टावर के पास ले चलो, वहाँ से मैं अपने आप डेटा ले लूंगी। चीकू रोबोट मुर्गी को डाटा पावर के पास ले जाता है और रोबोट मुर्गी अपने आप को अच्छे से चार्ज कर लेती है। हाँ, कई दिनों के बाद अच्छा लग रहा है। वहाँ जंगल में तो मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर चीकू और रोबोट मुर्गी घर आ जाती हैं। तभी चीकू के पापा भी लंगड़ाते लंगड़ाते घर आते हैं। उसे देखकर भावना बोलती है, ये आपके पैर में क्या हो गया? ऐसे क्यों चल रहे हो? अरे आज सोचा जल्दी जल्दी सवारी छोड़ूंगा तो पैसे कुछ ज्यादा बनेंगे। चीकू के लिए हलवा जो लेना था, जल्दी जल्दी के चक्कर में चोट लग गई। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब कैसे सब होगा? ये सब बातें चीकू सुन लेता है और रोबोट मुर्गी के आगे जाकर रोने लगता है और उसे सारी बात बताता है। तो तुम रोते क्यों हो? कल से मैं रिक्शा चला लिया करूँगी। चीकू अपने मम्मी पापा को रोबोट मुर्गी के बारे में बताता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो आप कल से इस मुर्गी की मदद से ही रिक्शा चलाना। और अगली सुबह जीतू के रिक्शे को रोबोट मुर्गी चलाने लगती है। ऐसी अजीब से रोबोट मुर्गी रिक्शा देखकर सब लोग हैरान थे। तभी जीतू आवाज लगाता है, आओ आओ, मेरे रोबोट मुर्गी रिक्शा में बैठो और झटपट जहाँ जाना है वहाँ पहुँचो। अरे भाई, तुम मुझे स्टेशन पहुँचा दोगे? मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है और कैब भी बुक नहीं हो रही है। हाँ हाँ साहब जी, बैठो बैठो। और उसके बैठते ही रोबोट मुर्गी तेजी से उड़ती हुई उसे मिनटों में रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। और रास्ते में सब उस रोबोट मुर्गी रिक्शा को उड़ते देख हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, गजब का रोबोट मुर्गी रिक्शा है तुम्हारा, कैब से भी जल्दी पहुंचा दिया। ऐसे ही उस दिन जीतू का रिक्शा रोबोट मुर्गी ही चलाती है और उस दिन रोबोट मुर्गी खूब पैसा कमाती है। शाम को, ये लो भावना, आज मैं गाजर का हलवा लाया हूँ। लगता है आज काम कुछ ठीक ठाक हुआ है। ठीक ठाक नहीं, आज बहुत अच्छा काम हुआ है। इस रोबोट मुर्गी ने तो कमाल ही कर दिया। और कुछ ही दिनों में जीतू रोबोट मुर्गी रिक्शा से खूब पैसा कमा लेता है और एक बहुत बड़ा घर गाड़ी सब खरीद लेता है। फिर एक दिन रोबोट मुर्गी बोलती है, अब मुझे जाना होगा। मेरे ग्रह के लोग मुझे संदेश भेज रहे हैं, शायद आज वो लोग मुझे लेने आएंगे। ठीक है रोबोट मुर्गी, तुम अपने घर चली जाओ।
तुमने हमारा बहुत साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। चीकू उदास हो जाता है। उसे देखकर रोबोट मुर्गी बोलती है, तुम उदास मत हो चीकू, मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आती रहूंगी। ऐसा बोलकर रोबोट मुर्गी अपने घर चली जाती है और जीतू और उसका परिवार अब खुशी से रहने लगता है। गांव की चुड़ैल मनिहारन। सुलोचना एक बेहद मशहूर कांच की लाख की रंग बिरंगी चूड़ी बेचने वाली औरत थी, जिसकी पीठ पर एक कुबड़ निकला था। उसके पति रामवीर के पास कोई काम नहीं था, इसलिए सुलोचना की चूड़ियों के व्यापार से ही घर का खर्चा चलता था। ऐसे ही एक दिन परेशानी के चलते रामवीर को दिल का दौरा पड़ता है और आकस्मिक उसकी मौत हो जाती है, जिससे सुलोचना टूट जाती है और कहती है, अजी आप मुझे छोड़कर क्यों गए? अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। बेटा तुम परेशान मत हो, जिंदगी में तो ये सब होता रहता है। तुम जो करती हो वही करो, ये तो विधि का विधान था जो उसे एकदम से ले गया। आप सही कह रही हैं, पर मैं जिसके लिए जी रही थी वो तो है ही नहीं। अरे ये कुबड़ी का पति कैसे खत्म हो गया? पता नहीं, ये तो मुझे बता रहे थे कि रास्ते में अचानक से दिल का दौरा पड़ा और खत्म हो गया। अरे रामवीर तो राम जी को प्यारा हो गया। अब बिन पति कैसे काम करेगी ये कुबड़ी? पता नहीं कैसे करेगी ये कुबड़। खैर हमें क्या। अरे तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? सुलोचना नाम है उसका, ये कुबड़ क्या लगा रखा है? तमीज से बोलो, नहीं तो चुप रहो। आंटी अब जो होगा वही बोलेंगे ना। इनके अंतिम संस्कार का वक्त हो गया, कृपया करके कोई इन्हें कंधा दे दीजिए। भीमा, मोहन, आओ रामवीर को ले चलें। ये क्या कर रहे हो आप? मत जाओ आप इसके साथ। और हाँ मोहन जी, आप भी नहीं जाएंगे। पता नहीं उसको छूने से आप बीमार हो जाओगी तो। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? अरे किसी के दुखी वक्त में तो साथ दे दो ना। खुद करोगी ना, मुझे जाने दोगी? हटो यहाँ से, चलो चारो। काशी की बात सुनकर गांव के आदमी रामवीर को कंधा दे देते हैं। सुलोचना का बहुत बुरा हाल हो गया था। वक्त बीतता है, सुलोचना पति के जाने के बाद फिर से चूड़ियों का काम शुरू कर देती है और बनाने लगती है। धीरे धीरे लोग उसके पास आते हैं। ऐसे ही एक दिन रमा और कांता चूड़ी लेने आती है। अरे ओ कुबड़ी, सुलोचना, जरा मुझे लाख की हरे रंग की चूड़ी दिखाना और मुझे गुलाबी धारी वाली कांच की। जी ये लीजिए। अच्छा दीदी, मैं आपको कुछ बोलूं? आप ये कुबड़ी मत बोला करिए ना, सुनने में अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो रूप की रानी बोले क्या तुझे? कुबड़ी है तो कुबड़ी ही बोलेंगे ना। अरे चल चल, ये ले पकड़ अपने पैसे, बड़ा आई हमें सिखाने वाली। दोनों हमेशा की तरह उसे कुबड़ी कहकर चली जाती। इस बात से सुलोचना के मन को बहुत ठेस पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर लोग सुलोचना की चूड़ियां दूर दूर से लेने आते थे। शाम के समय बाहर के दो टूरिस्ट औरतें उसके पास आकर कहती हैं, हे, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, ये ब्यूटीफुल बैंगल्स मिल सकते हैं? आई लव्ड इट। जी ये लीजिए। और चूड़ियां देखिए, लगता है आपको ये चूड़ियां बहुत पसंद है शायद। यस यस, दिस बैंगल्स एंड दैट वन येलो ऑरेंज। जी मुझे समझ नहीं आया, आप खुद ही ले लीजिए इन चूड़ियों में से। ये दोनों अपनी मर्जी से जो कलर्स, योर गुलाबी, पिंक, ऑरेंज, यू उठा लो। दोनों ही एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करते हैं और अपने मनपसंद चूड़ी को लेने के बाद दोनों टूरिस्ट वहां से उसकी बहुत सारी चूड़ियां लेकर चली जाती हैं। ऐसे ही शाम को मौसम बहुत खराब हो गया, इतना कि गांव में कुछ जगहों पर पानी भर गया। वहीं सुलोचना के घर के बाहर के खंबे से बारिश के कारण चिंगारी आ रही थी। तभी चिंगारी निकलने से उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है, जो धीरे धीरे फैल जाती है। सुलोचना चूड़ियां बनाने में इतनी व्यस्त थी कि उसे बढ़ती आग का होश नहीं रहता। तभी आसपास के लोग निकल कर आते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी बीवियां रमा, कांता फिर से आती हैं। अरे भाई लोग जल्दी आओ, कहीं सुलोचना बेचारी इस आग में झुलस न जाए, वो कैसे बाहर निकलेगी? अरे चलो आग बुझाते हैं और उसे लेकर आते हैं। हाँ चलो चलो। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? देख नहीं रहे कितनी आग लग गई है? कहीं आपको कुछ हो गया, जल गए तो? पर भाभी, अगर हम नहीं गए तो उसके लग जाएगी। रहने दो, कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये खंबा हिल रहा है, कहीं गिर गया तुम लोगों पर? कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगी, इतने हाथ पैर हैं उसके। कोई है, मुझे बचा लीजिए, यहाँ बहुत तेज आग लग गई है। कांता दीदी, रमा दीदी, मुनेश भाई, काशी, मोहन भाई, बचा लो। सुलोचना सबको बचाने के लिए आवाज लगाती है, पर कोई भी उसे बचाने नहीं आता। वहीं गांव की औरतें अपने पति का हाथ पकड़ लेती हैं और उन्हें जाने नहीं देती।
इतने में वो बिजली का खंभा उसकी झोपड़ी पर गिर जाता है, जिससे उसी क्षण सुलोचना की मृत्यु हो जाती है। तुरंत ही वो एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है और कहती है, गाँव वालों, तुम सब बुत बनकर सब देखते रहे ना, कोई मुझे बचाने नहीं आया। इतनी आवाज लगाने पर भी, और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी एक एक को। ये बोलते ही चुड़ैल खुद को एक सुंदर औरत में बदल देती है, जिसके बाद उसका कुबड़ भी गायब हो जाता है और अपनी बनी चूड़ियों को एक ठेले पर लेकर गली गली चूड़ियां बेचने लगती हैं। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, हरी नीली पीली गुलाबी, लच्छा चूड़ी ले लो, कट वाली चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। अरे जरा मुझे ये लाल चूड़ी देना। अरे लीजिए लीजिए, खास तपा कर बनाया है। अरे ये तो मुझ पर चढ़ ही नहीं रही। लाइए, मैं आपको पहना देती हूँ। सब दिख रहा है मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तूने मुझे बहुत कुबड़ी बोला था ना, तू भी ऐसे ही बन जाएगी। इस तरह चुड़ैल रमा को अपने हाथ से चूड़ी पहना देती है, जिसके बाद उसका कुबड़ निकल जाता है और वो घर चली जाती है। तभी रास्ते में उसे कांता मिलती है और कहती है, अरे अरे रमा, तेरी पीठ पर क्या हो गया? अचानक कुबड़ कैसे निकल आया? क्या बकवास कर रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? तभी रमा अपनी पीठ छूकर देखती है तो उसे कुबड़ महसूस होता है। ये देखकर वो रोती है। हाय रब्बा, बनाई मुझे कैसे हो गया? अब मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब मुझे भी कुबड़ कुबड़ बोलेंगे। तू परेशान हो तो डॉक्टर को दिखा दियो। रोते हुए रमा अपने घर जाती है तो उसका पति बोलता है, अरे देख लिया भगवान, जो दूसरों का ऐसे बोलते हैं, एक दिन उसी के साथ ये सब हो जाता है। तुम सुलोचना को ऐसे ही बोलती थी ना, देखो भगवान ने तुम्हारे साथ क्या किया। मोहन जी, मुझसे गलती हो गई। काश मैंने सुलोचना को ऐसा ना बोला होता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। मैं बहुत पछता रही हूँ और कितनी गंदी लग रही हूँ। इसी तरह चुड़ैल किसी के पति को मार देती है तो उन औरतों को चूड़ी पहनाकर कुबड़ बना देती है। जगह जगह गाँव में ये सारी बातें होने लगती है। तभी कांता भी उससे चूड़ी खरीदती है और जब कांता भी कुबड़ बन जाती है तो चुड़ैल अपने रोज असली रूप में आकर कहती है, देख कांता, आखिर तू भी ऐसी हो गई ना। बहुत बोलती थी ना तू भी मुझे कुबड़ी कुबड़ी। अब सारे लोग तुझे इसी नाम से बुलाया करेंगे। सुलोचना, मुझे माफ कर दो, अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखो सुलोचना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। तुमसे विनती करता हूँ उसके कुबड़ को गायब कर दो। हाँ, सुलोचना प्लीज कर दो। मुझे भी सुलोचना माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा किसी को नहीं कहूँगी। ठीक है, अगर तुम अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अच्छी बात है। कुछ ही दिन में तुम सब पहले जैसी वापस हो जाओगी। लेकिन अगर तुम फिर किसी को ऐसे कहती हो तो याद रखना, वापस तुम कुबड़ वाली ही बन जाओगी। इस तरह चुड़ैल गायब हो जाती है। 3 जादुई सोने की लंबी मूंछ वाले भाई। किशनगढ़ गांव का मुखिया था लखपत सिंह, जिसने संपूर्ण गांव पर अजीबोगरीब परंपरा का प्रचलन किया हुआ था। गांव के मैदान में लोगों की भीड़ है, जहां गांव का मुखिया लखपत कहता है, इन तीनों भाइयों को तो जनानियों में जन्म लेना चाहिए था। अरे जिनकी मूंछ ही नहीं वो काहे के मर्द। फिर जिसकी मूंछें होती हैं वो धनी होता है, मूंछों के ना होने से ही भिखारी है। मुखिया जी, ऐसा किसी ग्रंथ में तो नहीं लिखा। एक पुरुष के बल और संपत्ति का उसके मूंछों से क्या लेना देना। जैसे औरत की शोभा साड़ी से, वैसे ही मर्दों की शोभा मूंछ और दाढ़ी से होती है। बरखुरदार मर्दों की लंबी मूंछें होनी रईसी का प्रतीक है। मुझे ही देख लो। मूंछें न होने के कारण गांव के मुखिया और लोग उनकी खूब खिल्ली उड़ाते हैं, जिसे देखकर तीनों भाई दुखी होकर घर चले आते हैं, जहां उनका पिता सतेंद्र कहता है, न जाने किस मनहूस घड़ी में तुम 3 कपूत मेरे नसीब में पड़ गए। तुम्हारी मूंछें न होने की वजह से गांव के लोगों में मेरा सिर नीचा हो गया है। पिता के मुंह से कड़वी ताने भरी बात सुनकर तीनों भाई हताश होकर एक साथ खेत पर काम करने चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद सुबह की हल्की धूप दोपहर की ज्वालामुखी की उबलती गर्मी में बदल जाती है। दोपहर की तपती गर्मी से खुद को बचाने के लिए तीनों एक घने पेड़ के नीचे आकर बैठकर बातें करते हुए कहते हैं, पुरुष कहलाने के लिए मूंछों का होना ही सब कुछ है क्या? मूंछों की कमी ने हम तीनों भाइयों को पूरे गांव के सामने शर्मिंदा करके रख दिया। एक मूंछों की कमी के कारण हम तीनों भाइयों की शादी हो ही नहीं पा रही है। न हम पिताजी को फूटी आंख भा पाते हैं। काश कि हमारी भी मूंछें होती। तीनों भाई मूंछों के न होने से बेहद हताश निराश हो चुके थे, जिस कारण उनकी आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं और पेड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के झोंके से तीनों को आंख लग जाती है।
थोड़ी देर बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो तीनों के चेहरे पर लंबी काली मूछें नजर आती हैं। फिर तीनों भाई खुश होकर एक दूसरे से कहते हैं, यह तो चमत्कार हो गया। अचानक हम तीनों भाइयों के चेहरे पर लंबी काली मूछें कहां से आ गई? अब औरों की तरह हमारी भी मूछें हैं। पर यह हुआ कैसे? रघुवीर के कहते ही सुंदर सी औरत की आत्मा पेट से बाहर निकलकर उनसे कहती है, तुम्हारी मूछें मेरी वजह से आई है। तुम कौन हो? मेरा नाम मायावी है। मैं जादुई औरत हूँ। क्या हमारी मूछों का आविष्कार तुमने किया है? हाँ, पिछले 25 वर्षों से मैं इस पेड़ में कैद थी, पर आज मैं इस वृक्ष से मुक्त हो चुकी हूँ। पर आखिर कैसे? जब तुम तीनों भाई निराश होकर अपनी मूछों को लेकर चर्चा कर रहे थे, मैं इस पेड़ के अंदर से सब कुछ सुन पा रही थी। इतने सालों में वैसे तो यहाँ कितने ही मानव आए, पर आज तुम तीनों के अश्रु जैसे ही पेड़ की जड़ में पड़ते हैं, मेरी आत्मा मुक्त हो गई, क्योंकि तुम तीनों नेक दिल वाले भले इंसान हो। इसीलिए मैंने तुम्हें ये मूछें दी हैं। ये मूछें साधारण से कई गुना शक्तिशाली हैं। जब भी तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो अपनी मूछों को हिलाना, और जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी मूछें जरूरत से एकदम लंबी सोने की होकर दोनों हिस्सों से सोने के बिस्किट, सेवर और सोने के बाल की बौछार करने लगेंगे। पर तुम्हारे पास ये तांत्रिक विद्या आई कहाँ से? ये बात कुछ साल पहले की है। मैं इसी गांव में रहती थी, पर बेहद करीब घर से होने के कारण गांव का मुखिया और लोग मुझसे बहुत भेदभाव करते थे। इसीलिए सबको सबक चखाने के लिए मैं तंत्र विद्या सीखने लगी। पर कुछ ही वक्त में उन्हें इसका पता लग गया और उन्होंने मुझे मारकर इस स्थान पर गड्ढा खोद कर दफना दिया था। और फिर कुछ वर्ष में यहाँ ये पेड़ उग गया और मैं उसमें कैद हो गई। तीनों भाई जादुई औरत को शुक्रिया अदा करके गांव चल पड़ते हैं। गांव के सभी लोग उन तीनों की लंबी घनी मूछें देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। जैसे ही तीनों अपने घर पहुंचते हैं तो सुधीर कहता है, पिताजी अब तो खुश हैं? क्यों पिताजी, अब तो हम मूछों में लग रहे हैं ना पुरुष। तुम इन मूछों में पुरुष ही नहीं बल्कि महापुरुष लग रहे हो। पर यह जादू किस जिन्न का है? ये जादू जिन्न का नहीं, एक जनानी का है। एक जादुई औरत ने हमें ये मूछ दी है। हम आपको अपनी मूछों से करिश्मा भी दिखाते हैं। ए मेरी जादुई मूछ, जल्दी से सोने में बदलकर सोने के बिस्किट बरसा। ए मेरी सुनहरी मूछ, मुझे ढेर सारे सोने के जेवर दे और मुझे सोने के बाल दे। अगले ही पल तीनों भाइयों के मूछ जादुई सोने की लंबी मूछ में बदलकर मूछों के दोनों हिस्से सिक्के, जेवर और सोने के बाल बरसाने लगते हैं। ये देखकर सत्येंद्र खुश होकर बोलता है, अरे ये मूछें है कि सोने के पेड़ की खजाने की जड़? इतना सारा सोना, वाह! अब तो मैं गांव का मुखिया से भी ज्यादा अमीर होकर अपने जादुई मूछों वाले बेटे की वजह से अपनी मूछों पर ताव दूंगा। तीनों भाई सिर्फ अपनी पारिवारिक जरूरत को पूरा करने के लिए ही अपनी सुनहरी मूछों का इस्तेमाल करते थे। वक्त बीत रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक रोज सारे गांव वालों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और सभी कहने लगे, हाय रे, न जाने कौन चोर लुटेरा रात के अंधेरे में हम सभी के घर में घुसकर लूटपाट कर गया। अब तो हम सभी एकदम गरीब हो गए हैं। अब तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब तो मुखिया जी ही हमारे अन्नदाता हैं। सभी गांव वाले एक साथ मुखिया के बड़े घर में पहुंच जाते हैं, जहां सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और मुखिया माथे पर हाथ रख के बोलता है, न जाने कौन चोर मुझे रातों रात अमीर से फकीर बना गया। सब लुट गया, मेरा सब कुछ लूट ले गए। यहाँ भी चोरी? मुखिया जी, हम बहुत आस लगाकर आपके पास आए थे। ये क्या हमारी मदद करेंगे? ये तो खुद लखपति से रोडपति बन चुके हैं। अब तो जैसे गांव पर अकाल ही पड़ गया है। ये चोर लफंगे लंबी चौड़ी साजिश करके आए थे और सभी के घरों से हाथ साफ कर गए। गांव में हुई चोरी की खबर जैसे ही तीनों जादुई मूछ वाले भाइयों के पास पहुंचती है, वो उनके पास आकर कहते हैं, आप सभी चिंता मत कीजिए, हम तीनों भाइयों के रहते इस गांव पर कभी अकाल या भुखमरी नहीं होगी। अरे तू इतने यकीन से कैसे बक रहा है? कहीं चोर तुम तीनों भाई ही तो नहीं हो? मुखिया जी, अपने शक के दिमागी घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। ये कहते हुए तीनों भाई अपने मूछों को जैसे ही हिलाते हैं, तीनों की काली मूछें जादुई सोने के चमचमाती लंबी मूछों में बदल जाती हैं और मूछों के दोनों छोर से सोने के बिस्किट, जेवर और सोने के बाल की बरसात होने लगती है।
जिसे देखकर गीता कहती है, हाय मोरी अम्मा, ये मूंछ है कि घोड़े की पूंछ? अचानक कितनी लंबी चौड़ी कैसे हो गई? अरे इनके पास तो एक सुनार से भी ज्यादा सोना है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सोने की खानी बन जाएगी। तीनों भाइयों के जादुई सोने के मूंछों से हो रही सोने के सिक्के, बाल और जेवर की बरसात से भरमार लग जाती है, जिसके बाद उनकी मूंछें फिर से साधारण हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं, ये सारे सोने के बाल, बिस्किट, जेवर सब आप सभी जरूरतमंद के लिए हैं। आपको भूखा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुखिया जी, समय के चक्र को घूमते देर नहीं लगती। एक समय पर आप काफी धनी थे, पर आज फर्क सिर्फ ये है कि हम भाई धन संपत्ति के साथ दिल से भी अमीर हैं। आपकी तरह पैसों से अमीर और दिल से गरीब नहीं। उनकी ये बात गांव के मुखिया के मुंह पर तमाचे की तरह लगती है और उनका सिर उनके आगे नीचा हो जाता है। नींबू पानी वाली गरीब माँ। रेशमा, अरे रेशमा, अरे कहाँ मर गई? जिंदा है या फिर परलोक सिधार गई? अपने नशेड़ी पति की आवाज सुनकर रेशमा चूल्हे पर खाना बनाती हुई उठकर उसके पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, अजी, जब पीनी बस की नहीं है तो इतनी क्यों पीते हो? देखो, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। रेशमा, दारू चाहिए, दारू। ला, मेरी बाटली के लिए पैसे दे मुझे। क्या कहा? इतनी दारू पीने के बाद भी आपको दारू पीने की पड़ी है? अरे जरा रसोई में झांक कर देखो, हमारे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मेरे बेचारे बच्चे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और तुम सारे पैसे दारू में बर्बाद करके यहाँ दारू के पैसे मांग रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है? तभी अचानक से बहादुर रेशमा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके बाद रेशमा बेचारी जमीन पर गिर पड़ती है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जुबान लड़ाने की? आइंदा अगर तूने मुझसे ऊंची जुबान में आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जल्दी से जा और जितने पैसे उन्हें लेकर आ, नहीं तो अपने चमड़े की बेल्ट से तेरे शरीर की खाल उधेड़ दूंगा। बहादुर का ये बर्ताव देखकर बेचारी रेशमा चुपचाप सारे पैसे लाकर बहादुर को दे देती है, जिसके बाद वो उन पैसों की शराब पीने के लिए निकल जाता है। उस रात रेशमा अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर रात को सो जाती है। बेचारी रेशमा अपने शराबी पति के साथ ऐसे ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रही थी। वो दिन भर गांव के लोगों के घर में काम करके पैसा कमाती और उसका शराबी पति रात को उसे मारकर उसके सारे पैसे छीन लेता। एक दिन रात के समय, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है तूने मुझे। पहले तो मुझे सौतेली माँ मिली जिसने मेरी शादी इस शराबी से करा दी, और अब ये शराबी मुझे मेरे बच्चों के साथ सुख से जीने नहीं देता। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। तभी रेशमा के दोनों बच्चे जग्गू और राधा उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, आप रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। अपने दोनों बच्चों की ये बात सुनकर रेशमा अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी अचानक से बहादुर शराब के नशे में धुत अचानक से घर का दरवाजा खोलता है। रेशमा, ओ रेशमा, रेशमा यहाँ आ जल्दी से। ये देख, मेरी बाटली खत्म हो गई। ला, जल्दी से पैसे निकाल। आज मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आज मैं कमाने नहीं गई थी। सुबह से मेरी तबीयत खराब है। मैं जानता हूँ तूने पैसे छुपा रखे हैं। जल्दी से पैसे निकाल दे। बिना बाटली पिए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मेरे सर में कीड़े चल रहे हैं। बताया कौन से कीड़े? दारू वाले कीड़े। जा, अब मेरा मुंह मत देख और जल्दी से पैसे निकाल कर ला। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास मानो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे खुराक पानी चाहिए, रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। बहादुर पास ही में पड़ा एक डंडा उठाता है और डंडे से बेचारी रेशमा को मारने पीटने लगता है। छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं सच कहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं तुम्हें दे देती। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आई छोड़ दो, रहम करो मुझ पर। जग्गू और राधा अपनी माँ रेशमा को अपने पिता से पिटते हुए देख रही थी। वो डर के मारे अपनी माँ के पास जा भी नहीं पाते। बहादुर बहुत देर तक रेशमा को मारता है, जिसके बाद रेशमा बेहोश हो जाती है और वो वहां से चला जाता है।
उसके जाने के बाद राधा एक गिलास में पानी लाकर उसकी कुछ बूंदें अपनी माँ रेशमा के ऊपर डालती है। माँ, उठो माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? तभी रेशमा को होश आ जाता है, जिसके बाद वो बहुत जोरों से रोने लगती है। तभी जग्गू कहता है, माँ, पिताजी आपके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। अब हम पिताजी के साथ नहीं रहेंगे। चलो माँ, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हाँ माँ, यहाँ से कहीं दूर चलो, जहाँ पिताजी पहुँच ना सके। रेशमा जख्मी हालत में होती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उठती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है। उस रात वो अपने दोनों बच्चों को फुटपाथ पर लेकर सो जाती है और अगले ही दिन सुबह होते ही वो काम ढूंढने के लिए सबके पास जाती है, लेकिन उसकी बुरी हालत देखकर उसे कोई काम नहीं देता। भाई साहब, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। अरे हालत देखो अपनी, अगर तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। जाओ और कहीं और काम ढूंढो। रेशमा को कोई काम नहीं मिलता, जिसके बाद वो थक कर एक बस स्टैंड पर अपने दोनों बच्चों के साथ बैठ जाती है, जहां वो देखती है कि गर्मी से सभी लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। बहुत गर्मी है, इस गर्मी में तो सबकी हालत बुरी हुई पड़ी है। अरे, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? इतनी तेज धूप और गर्मी में लोगों को नींबू पानी चाहिए होता है। क्यों ना मैं नींबू पानी बेचने का काम करूं? इससे मैं अच्छा कमा सकती हूँ। ऐसा सोचकर रेशमा नींबू पानी का काम शुरू कर देती है, जिसके बाद गर्मी में खड़े बस स्टैंड पर लोग रेशमा से नींबू पानी खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते रेशमा के पास कई लोगों की भीड़ लग जाती है, जिसमें उसके दोनों बच्चे उसका साथ भी देते हैं। रेशमा नींबू पानी बनाती तो उसके दोनों बच्चे नींबू पानी लोगों को देने लगते। शाम होते होते वो नींबू पानी बेचकर अच्छा पैसा कमा लेती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है और अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढ लेती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे जीने का एक रास्ता दिखा दिया। अब मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगी। ऐसे ही रेशमा रोज बस स्टैंड पर जाकर नींबू पानी बेचने लगती है, जिससे वो बहुत पैसा कमाने लगती है। उसे देखकर कई लोग वहाँ पर नींबू पानी बेचने का काम शुरू कर देते हैं। अरे सारे काम छोड़ो और नींबू पानी बेचने का काम शुरू करो, सबसे ज्यादा कमाई तो इसी में हो रही है। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। अरे उस दिन 2 दिन की आई हुई औरत को ही देख लो, कहाँ तो लोगों से काम मांग रही थी और अब देखो कितना अच्छा कमा रही है। रेशमा को देखकर कई लोग उसी के पास नींबू पानी की दुकान खोल लेते हैं, जिसकी वजह से रेशमा की आमदनी कम होने लगती है। अरे ये क्या, यहाँ और नींबू पानी की दुकान की वजह से मेरी कमाई कम होती जा रही है। क्यों ना मैं अपनी नींबू पानी की दुकान में कुछ और भी सामान रख लूं। ऐसा सोचकर रेशमा अपनी दुकान में लस्सी, कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने की कई चीजें रखनी शुरू कर देती है, जिसके बाद उसकी दुकान दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। देखते ही देखते अब रेशमा एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है, जिसके सहारे से वो धीरे धीरे अमीर होने लगती है और अपने बच्चों को अच्छे और बड़े स्कूल में डाल देती है। एक दिन रेशमा अपने आप से कहती है, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। शायद इसी वजह से मैं आज अपने दोनों बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे रही हूँ। रेशमा इतना सोच ही रही होती है कि तभी वहां उसका पति बहादुर बहुत ही बुरी हालत में पहुंच जाता है, जो रेशमा की दुकान में आकर उससे भीख मांगने लगता है। जैसे वो रेशमा की शक्ल देखता है, वो रोते हुए रेशमा से कहता है, रेशमा, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे ऊपर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। शायद इसीलिए ऊपर वाला मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। ज्यादा दारू पीने की वजह से मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। पता नहीं कब इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। अच्छा हुआ जाने से पहले तुम मुझे मिल गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर बहादुर वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी रेशमा को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसे रोक लेती है। रेशमा अपनी जमा पूंजी से बहादुर का इलाज करवाती है, जिसके बाद बहादुर बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपनी पत्नी रेशमा का उसकी दुकान में हाथ बटाने लगता है।